नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब कुछ ही वक्त बचा है। आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। बड़ी जानकारी यह है कि दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और इससे पहले कल यानी कि शुक्रवार को चुनाव आयोग में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। उसके बाद फैसला किया गया कि आज दोपहर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो यानी कि आज दोपहर में यह पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव कब से कब तक होगा, कितने चरण में होगा। लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने देश का मूड पूरी तरह से साफ कर दिया है क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि जो लक्ष्य बीजेपी ने इस बार टारगेट में रखा है उसको हासिल करने से वो चूक रही है, लेकिन सरकार बना रही है। इस रिपोर्ट को देखिए और उन एक एक सीट का पूरा गणित आप समझिए जहां पर बीजेपी को इस बार मुश्किल आ सकती है। पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। इसे हिंदुस्तान के प्रधान का आत्मविश्वास कहिए, राजनीतिक भविष्यवाणी कहिए या फिर सियासी शत्रुओं को परास्त करने का रणनीतिक हथियार समझिए, मगर 140 करोड़ के देश में चुनावी कैनवस पर मैजिक करने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी नई भगवा लकीर खींचने का दावा कर रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार कमोबेश हर रैली में 400 पार वाली हुंकार भर रहे हैं। जब 400 सीटों के साथ सशक्त वापसी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तब एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे बताता है कि देश में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनने के आसार हैं। एनडीए को 2019 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है, मगर एनडीए 400 से 34 सीटें पीछे रह जाएगा। हालांकि ओपिनियन पोल चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले किया गया है। पूरी तस्वीर अब देखते हैं, देश भर की तस्वीर। तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अगर हम सर्वे की बात करें तो इस लिहाज से तीसरी बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बड़े आंकड़े के साथ एक बार फिर मोदी की वापसी। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक एनडीए को 366 सीट मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि 400 सीटों से कहां चूक रहे हैं मोदी। बीजेपी का ब्रेकर किस राज्य में है? 34 सीटों की चुनौती पूरी कर पाएंगे मोदी? क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 16 मार्च की दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। जब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तब कहां-कहां मोदी के मिशन 400 प्लस को चुनौती मिल रही है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि सर्वे के मुताबिक मोदी विरोधी ग्रैंड अलायंस के बावजूद 2019 से कितना आगे दिख रहा है एनडीए। 19 से बेहतर 24 जी, क्योंकि बीजेपी अगर 303 से एक भी सीट ऊपर पा रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी का जो नारा था जी, वो ये था कि 19 से बेहतर प्रदर्शन 24 में जी। और ये कोई भी सत्ता, केंद्रीय सत्ता अगर लगातार सत्ता में नहीं आ रही है, बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता में आ रही है जी, तो ये अपने आप में इतिहास रचना है। वोट युद्ध की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले हुए ओपिनियन पोल में 2019 के मुकाबले एनडीए को 13 सीटें। हालांकि ओडिशा में बीजेडी का एनडीए में वापसी होने पर यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है।
जो बीजेपी है उसको 10 सीट और बीजेडी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और अदर्स के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई है। तो कुल मिला के जो है वो बराबरी तो दिख रही है, लेकिन फिर भी जो है बीजेडी अच्छा परफॉर्म करी है, 11 सीटें हैं उसके बाद। देश के सबसे बड़े सूबे में एनडीए नई लकीर खींचते दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए को 10 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को 1 सीट का फायदा दिख रहा है। असम में भी बीजेपी को 3 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के बाकी 7 राज्यों में भी बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन की वजह से एनडीए की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एनडीए को 2019 की तुलना में ज्यादा सीटें मिल रही हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार की सशक्त वापसी होती दिख रही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लग रही है। सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हो रही है, लेकिन बीजेपी ने 400 सीटों की जो लक्ष्मण रेखा विपक्ष के सामने खींची है उसमें वो चूकती दिख रही है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि वो कैसे भी करके 400 के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है। अब की बार 400 पार भाजपा अब जो कहती है वो करके दिखाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2 बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित है कि जब जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है। और अब की बार तो ये भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। पूरी पार्टी लगी हुई है सरकार के कामों के बलबूते पर, और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमसे ज्यादा तो विपक्षी परेशान है। ये बीजेपी का आत्मविश्वास है या विपक्ष को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है अपने विरोधियों के आगे एक लंबी लाइन खींच देती है। 2019 में भी बीजेपी ने यही किया था, लेकिन इस बार लक्ष्य वाकई बड़ा है और कई राज्यों में बीजेपी के लिए ब्रेकर लग सकते हैं। इनमें तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना वो राज्य हैं जहां बीजेपी को खाता खोलने और पुराने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने मुश्किल आ सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों की वजह से बीजेपी 4 सीटों से चूक रही है उसमें 2019 के मुकाबले इस बार हरियाणा में 2 सीटें कम हो रही, पंजाब में 3 सीटें कम हो रही, कर्नाटक में 3 सीटों का नुकसान है, बिहार में 7 और महाराष्ट्र में 13 सीटों का नुकसान। कुल मिलाकर 28 सीटों का नुकसान इन्हीं राज्यों में होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का जादू पूरे देश में सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका असर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इन राज्यों में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो इन राज्यों की हवा चुनाव से ठीक कहीं बदल देगी। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। मतलब साफ है, जिस तरह अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, प्रधानमंत्री मोदी की नजर 400 पार के लक्ष्य पर है। तो देखिए, अगर ओपिनियन को ही इस बार आधार माना जाए तो इस बार कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मोदी फैक्टर बेअसर दिख रहा है। इसमें वो साउथ ब्लॉक भी है जो बीजेपी के लिए मुश्किल रहा है, और इसी के साथ महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी हैं जहां पर मजबूत स्थिति में होने के बाद भी इस बार बीजेपी की सीटें घट सकती हैं।
अब सवाल ये है कि पीएम मोदी ने जो लक्ष्य अपने लिए तय किया है वो पूरा कैसे होगा। अम्मा मारे, सहोदरी मारे, स्त्री शक्ति बहुत बहुत आभारी। विपक्ष को लगता है कि 400 का टारगेट हलवा नहीं है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का जनाधार फिर भी समझ में आता है, पर साउथ में ये समझ से परे है, जहां 131 सीटों में से बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 सीटें सिर्फ कर्नाटक में। यही वजह है कि बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य में थोड़ी कसर बच रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ के सूखे को खत्म करने के लिए पूरा दम लगा दिया है, जिसकी बड़ी तस्वीर शुक्रवार को केरल और तमिलनाडु में देखने को मिली, जब पीएम मोदी को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। केरला में करप्ट और नाकाबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है। एलडीएफ और यूडीएफ ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। केरला को इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। दक्षिण भारत पर प्रधानमंत्री का फोकस कितना ज्यादा है, ये उनके आने वाले दौरे बताते हैं। पीएम मोदी 16 मार्च को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 18 मार्च को पीएम तेलंगाना में ही रहेंगे और कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जाकर बैठक करेंगे। 19 मार्च को तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पीएम कई रैलियां करेंगे। दरअसल दक्षिण का किला बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर पड़ी रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री साउथ में सिर्फ रैलियां ही नहीं कर रहे, सौगातें भी खूब बांट रहे हैं। 4 और 5 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे। इन 2 दिनों में उन्होंने तेलंगाना को 62,800 करोड़ की सौगात दी। इसी तरह पिछले 1 महीने में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और आईआईटीडीएम जैसे गिफ्ट आंध्र प्रदेश को भी दे चुके हैं। तेलंगाना को न बीआरएस की सरकार चाहिए, न कांग्रेस की सरकार चाहिए। तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। जानकारों की माने तो दक्षिण में स्टार्टअप्स, विशाल विश्वविद्यालय परिसर और चमचमाते संयंत्रों वाला नया भारत आकार ले रहा है। अगर मोदी अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक उसे विकसित देशों की सूची में लाने के वादे को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें दक्षिण में राजनीतिक ताकत बढ़ानी ही होगी। जान लीजिए कि भारत का 46% इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सिर्फ दक्षिण के राज्यों से होता है। 46% टेक यूनिकॉर्न्स भी साउथ में है। आईटी इंडस्ट्री का 66% निर्यात 5 दक्षिणी राज्यों से होता है। इसी तरह ऑडिटर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट और दूसरे प्रोफेशनल्स के 79% हब भी दक्षिण भारत में ही है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दक्षिण सिर्फ एक किला नहीं है, ये 400 पार का वो रास्ता है जिसकी अगली मंजिल पर विकसित भारत का सपना टिका है। लेकिन मजबूत लहर के बाद कई मोर्चों पर बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिल रही है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, बिहार में तेजस्वी यादव
महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना, पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल का गठजोड़, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ और हरियाणा में कांग्रेस। 400 पार के लक्ष्य में बीजेपी चूक रही है तो इन्हीं वजहों से, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी कोई ऐसा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई है जो ममता को चुनौती दे सके। यही वजह है कि बंगाल में बेहतर करने के बाद भी बीजेपी के लिए गुंजाइश रह जाती है। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन के बाद भी एनडीए को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में होने की बात कही जा रही है, जहां उद्धव गुट की शिवसेना 2 फाड़ होने के बाद भी जमीन पर पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि इस बार 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी की टक्कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से होनी है, जिसमें एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है, जो इतना मजबूत है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इसी तरह केरल और हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही है, लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा योद्धा है जो न सिर्फ अनहोनी को होनी में बदल सकता है, बल्कि पूरे चुनाव का रुख अपने सामर्थ्य से बदल सकता है। जब बात सीधे प्रधानमंत्री मोदी की आती है तो विपक्ष के पास न कोई चेहरा दिखता है, न कोई ताकत, क्योंकि एक तरफ बीजेपी फुल चुनावी मूड में है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी तक तय नहीं कर पा रहा कि साथ मिलकर लड़ना कैसे है। और यही वजह है कि हर दिन बीजेपी आगे निकलती दिख रही है और एक एक सीट पर मार्जिन लेती जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दें, आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ा अपडेट ये है कि केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होना है। राउज एवेन्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है केजरीवाल को। अब ऐसे में देखना ये होगा कि केजरीवाल अब करेंगे क्या, वो कोर्ट में पेश होते हैं या फिर नहीं। शराब घोटाले की जांच में पूछताछ के लिए बार बार समन की नाफरमानी को लेकर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेशी के फरमान पर रोक के लिए सेशंस कोर्ट का रुख किया था और जहां से शुक्रवार को उन्हें झटका लगा, सेशंस कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, 24 घंटे के अंदर देश की 2 बड़ी हस्तियों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। एक हैं देश की मौजूदा इकलौती लेडी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और दूसरे महानायक अमिताभ बच्चन। दोनों अलग अलग क्षेत्र के धुरंधर हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और इसीलिए जैसे ही ममता बनर्जी और अमिताभ बच्चन के अस्पताल जाने की खबर आई, फैंस और समर्थक बेचैन हो गए। ये 14 मार्च की शाम की तस्वीरें हैं। कोलकाता के पूर्व मेयर और ममता कैबिनेट में मंत्री रह चुके सुब्रत मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण था। सुब्रत मुखर्जी का निधन 4 नवंबर 2021 को हुआ था। ममता के करीबियों में उनकी गिनती होती थी। एक डालिया के इस कार्यक्रम में ममता भावुक भी हुई। कार्यक्रम खत्म हुआ तो कुछ दूर पैदल चलकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकारा। उसके बाद सामने आई ये तस्वीरें। ममता बनर्जी के माथे पर गहरे घाव का निशान, खून बहकर गले तक पहुंच गया था। फौरन सीएम को कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतनी ही जानकारी दी और ममता के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना का निवेदन किया। अस्पताल के बाहर समर्थक जमा हो रहे थे। सुरक्षा भी और भी कड़ी की जा रही थी। सबको मेडिकल बुलेटिन का इंतजार था। Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind, and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. 3 stitches has been applied on forehead
and one on nose, and required dressing was done. अस्पताल के डायरेक्टर ने जो कहा उसके मुताबिक ममता बनर्जी को पीछे से किसी ने धक्का दिया था। बयान सुनकर टीएमसी समर्थकों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाह रहे थे कि उनकी लीडर को चोट कैसे लगी, कब लगी और किसने उन्हें धक्का दिया। इन सवालों का जवाब मिल पाता उससे पहले अस्पताल के डायरेक्टर ने बयान पर सफाई दी। पहले एक रहस्यमयी धक्के की बात कही गई थी, लेकिन अस्पताल के डायरेक्टर ने बाद में सेंसेशन ऑफ पुशिंग शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि उन्होंने जो पहले कहा था उसका मतलब गलत निकाला गया। ममता बनर्जी अब खतरे से बाहर है और मिशन 2024 के लिए रेडी भी। ममता का यह हौसला देखकर टीएमसी को भी राहत मिली है, क्योंकि भले ही टीएमसी की इलेक्शन लिस्ट में सिनेमा, क्रिकेट और सिंगिंग वर्ल्ड के सूरमा है, लेकिन पार्टी की पहचान और जान तो ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी के जख्मी होने पर बंगाल बीजेपी के चीफ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पक्ष विपक्ष हर तरफ से दुआएं मिली तो असर भी जल्दी हुआ। 4 टांके तो लगे, लेकिन ममता अब अपने घर में हैं। मार्च 2021 में असेंबली चुनाव के बीच नंदीग्राम में ममता के साथ धक्का मुक्की हुई और वो घायल हो गईं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पांव में प्लास्टर बांधे नजर आ रही थीं। पिछले साल जून में ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की सिलीगुड़ी के पास खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसमें ममता के पैर में चोट लग गई थी। सितंबर 2023 में स्पेन विजिट के दौरान उनके बाएं पैर में इन्फेक्शन की खबर आई थी। इसी साल जनवरी में बर्दमान से लौटते वक्त ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे ममता को चोट आई थी। भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर आए, जहां पर एसएसकेएम अस्पताल में उनकी प्राथमिक चिकित्सा की गई। हालांकि उसके बाद उन्होंने अस्पताल में रहने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया है। ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। वो सीएम हैं और अपने घर में जख्मी होने से समर्थकों की फिक्र बढ़ रही है। और कल सुबह ही पता चला कि अमिताभ बच्चन की भी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रूटीन चेकअप के लिए बिग बी अस्पताल जाते रहते हैं, लेकिन ये रूटीन चेकअप नहीं था। बिग बी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी जो लिखा वो इशारा करता है कि एक शारीरिक चुनौती से उन्होंने पार पा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चन साहब को हुआ क्या था। बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन जश्न में डूबे हैं। जगह है ठाणे। जश्न की वजह भी बड़ी है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में बाप बेटे की टीम फाइनल में पहुंच गई, लेकिन जश्न खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद एक शॉकिंग खबर आई। पता चला कि सुबह सुबह बिग बी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित धीरूभाई कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। मैं इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक सुबह 6 से 7 बजे के करीब अमिताभ बच्चन को इलाज के लिए इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह उनको अचानक से असहज महसूस होने लगा, जिसके बाद उन्हें यहाँ अस्पताल में लाया गया। इंडियन सिनेमा की सबसे पॉपुलर शख्सियत की तबीयत बिगड़ने की खबर वायरल होने लगी। फैंस की फिक्र बढ़ने लगी। राहत भी अमिताभ बच्चन की तरफ से आई। बिग बी ने ट्वीट करके फैंस का आभार जताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उन्हें किस वजह से कोकिलाबेन अस्पताल आना पड़ा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि अमिताभ के पैर में क्लॉटिंग की समस्या थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमिताभ 81 साल के हो चुके हैं। अतीत में सीरियस हेल्थ इश्यूज से जूझ चुके हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर इस उम्र में एंजियोप्लास्टी सर्जरी की नौबत क्यों आई और ये क्या होती है। सडन चेस्ट पेन की कंप्लेन करते हैं रात को, अर्ली मॉर्निंग या किसी भी टाइम। तो जब भी चेस्ट पेन होता है तो सबसे पहले सोचा जाता है कि हार्ट का कोई इशू है, और बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा हो आप हॉस्पिटल जाएं, ECG कराएं। अब ECG में अगर चेंजेस आते हैं कुछ, जिसमें कि लगता है कि हाँ कुछ अटैक आया है, तो कुछ उसके ब्लड मार्कर्स होते हैं जो किए जाते हैं, और उनके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कि एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। 2D इको, एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है हार्ट की फंक्शन देखने के लिए, और एंजियोग्राफी
एक प्रोसीजर है जिसमें ये देखा जाता है कि जो कोरोनरीज हैं हार्ट की, मतलब हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कहीं पे प्लैक तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही हो। वैसे सोर्सेस के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि बिग बी के पैर में बने क्लॉट की वजह से एंजियोप्लास्टी की गई है। बच्चन साहब के लिए यह साल बड़ा अहम है क्योंकि भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक कल की 2898 एडी के इस साल मई में रिलीज होने की उम्मीद है। 600 करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्चे पर बनी इस फिल्म में प्रभास और दीपिका मेन लीड में हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 खबरें। के कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम। बीती रात करीब 12:15 बजे दिल्ली के ऑफिस पहुंची ईडी की टीम, साथ में के कविता भी थी मौजूद। के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी का दावा, शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी के कविता। दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में साउथ ग्रुप की अहम भूमिका। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस ने बुलाया बंद, पार्टी की तरफ से प्रदेशव्यापी बंद बुलाया गया। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे बीआरएस कार्यकर्ता। के कविता की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, हार के डर से विपक्ष को निशाना बनाना बीजेपी की हताशा का प्रतीक। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान, बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, शराब घोटाले के जरिए के कविता को पहुंचाया गया था फायदा। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, आज ईडी के समन पर केजरीवाल को होना है कोर्ट में पेश। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी है ईडी। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, अब केजरीवाल को होना पड़ेगा ईडी के सामने पेश। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना, कहा शराब नीति में हुआ लूट का खेल, अब केजरीवाल को देना होगा ईडी के सामने जवाब। आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 6 या 7 चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी होगी घोषणा। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं है, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम नरेश का बयान, कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा का कांग्रेस स्वागत करेगी, चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग, कहा चुनाव एक चरण में। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, हम सब चुनाव की तारीख का ऐलान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी की देशवासियों को चिट्ठी, लिखा आपका और हमारा साथ अब तक 1 दशक पूरा करने जा रहा है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, विकसित भारत के लिए आपके सुझावों की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे और दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर में पीएम मोदी के 18 मार्च के रोड शो के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी, बीजेपी ने कोर्ट का धन्यवाद किया। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी हो सकती है बैठक। 19 मार्च को घोषणा पत्र पर मुहर संभव। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नगीना से मनोज कुमार, बिजनौर से यशवीर सिंह, मेरठ से भानु प्रताप उम्मीदवार। महाराष्ट्र की दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार घोषित। शिवसेना उद्धव गुट ने मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया। झारखंड के रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीतेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सीएए भारत का आंतरिक मामला, इस पर अमेरिका की टिप्पणी ठीक नहीं। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने के लिए कहा। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा गोलीकांड में पीएससी के 2 जवान दोषी करार। मुजफ्फरनगर की कोर्ट में दोनों जवानों को गैंगरेप, लूट और छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनकी युवक की करतूत, एक तरफा प्यार के चलते लड़की को संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। जबलपुर की घटना को लेकर पुलिस का खुलासा, मुकुल नाम के एक शख्स पर हत्या करने का आरोप, मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था मुकुल। मुंबई पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, कोलकाता से ऑपरेट हो रहा था कॉल सेंटर, 7 आरोपी गिरफ्तार, गिरोह के पास से 50 लाख कैश बरामद। गाजियाबाद में ध्वस्त हुई पुलिया, कुछ ही महीने पहले कराई गई थी पुलिया की मरम्मत, पुलिया का बीच का हिस्सा धंसा।
गोरखपुर में 3 छात्रों की नदी में डूबने से हुई मौत। राप्ती नदी में नहाने गए थे तीनों लड़के। रेस्क्यू टीमों ने नदी से शव बरामद किए। तीनों लड़कों ने इसी साल की थी 10वीं की परीक्षा पास।